अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9th का जो ऑब्जेक्टिव हमने पहले सॉल्व भी किए थे, पहले 4 यूनिट के, अब हम 5 यूनिट स्टार्ट करते हैं। 5 यूनिट के एमसीक्यूज़ में ये देखें जी, सबसे पहले द फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और ये देखें जी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के आपने फैक्टर्स बनाने हैं। तो फैक्टर्स कैसे बनाते हैं आपको ये बात पता है, मिड टर्म ब्रेक के थ्रू, यानी कि आपने फर्स्ट और लास्ट को इन दोनों का प्रोडक्ट लेना होता है। ये 6x स्क्वायर है और दरमियान में ये माइनस 5x है। आपने कोई भी दो नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 6x स्क्वायर बने और प्लस या माइनस करें तो आपके पास माइनस 5x होना चाहिए। ठीक है, डिफरेंस ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप देखें, आपने साइन का भी ध्यान रखना है कि प्लस या माइनस करते हुए माइनस 5 आए तो देखें, और मल्टीप्लाई करने 6 आए। आपने 6 के आप फैक्टर्स बनाए, चलें 2 3 जार 6 होता है या 5 1 जार 6 1 जार 6 होता है। अब इन दोनों सूरतों में आप देखें, अगर इसके साथ दोनों प्लस लगाएं तो प्लस 5 बनता है ऐड करने से। अगर दोनों के साथ माइनस लगाएं तो माइनस 5 बनता है। और अगर इसके साथ प्लस एक के साथ लगाएं, एक के साथ माइनस लगाएं तो ये तो माइनस 6 बन जाता है। मल्टीप्लाई करते हुए भी तो प्लस 6 आना चाहिए ना। हमारे पास ये प्लस 6x स्क्वायर है, तो यहाँ पे अगर 6 और 1 को हम करें तो वो माइनस में आ जाता है, इसलिए हम 2 और 3 करें। ये देखें माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6। अब देखें ये पेयर होता है, ये पेयर होता है, यहाँ से x कॉमन गया x माइनस 2 और यहाँ से माइनस 3 कॉमन गया तो x माइनस 2। और ये फैक्टराइजेशन आपकी तभी ठीक होती है जब अंदर वाले दोनों सेम हो जाए, x माइनस 2 और x माइनस 3। तो ये देखें जी, ये दोनों आपके फैक्टर्स हो गए। उसके बाद है फैक्टर्स ऑफ दिस 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब। अब यहाँ पे देखिए क्यूब का फार्मूला यूज़ हो रहा है। 2x का होल क्यूब लें वो 8x क्यूब बनता है, 3y का होल क्यूब लें तो ये बनता है। और इस पे आप देखें ये फार्मूला लगता है ना a क्यूब प्लस b क्यूब का, और a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए स्केयर, यहाँ पे प्लस हो तो माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। यानी पहले वाली टर्म को a हम कह देते हैं, सेकंड वाली टर्म को b। तो a प्लस बी यानी 2x प्लस 3y इंटू ए स्केयर यानी 2x का स्केयर माइनस a इंटू बी यानी 2x इंटू 3y और प्लस b का स्केयर यानी 3y का स्केयर। तो इसको अगर थोड़ा सा आप मज़ीद सॉल्व करें, 2x प्लस 3y और ये बन जाता है 4x स्केयर माइनस 6xy प्लस 9y स्केयर। तो ये देखें ये वाला आपका ऑप्शन ठीक हो गया। उसके बाद इसके फैक्टर्स बनाने हैं। इसके फैक्टर जैसे हमने फर्स्ट के बनाए हैं उसी तरह थर्ड वाला भी, इसमें भी आप देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस 6x स्क्वायर बनता है और दरमियान में माइनस 1 है, x है, जिसके साथ कुछ ना हो उसके साथ 1 होता है। मल्टीप्लाई करते हुए ये माइनस 6x स्क्वायर आना चाहिए और प्लस ये माइनस करें तो माइनस 1x आए। अब यहाँ पे देखें, अगर आप 6 और 1 का करते हैं तो वो एक के साथ, अगर आप इसके साथ माइनस लगाते हैं लेकिन प्लस करते हुए ये माइनस 5 बन जाएगा। या अगर आप इसके साथ प्लस लगा के इसके साथ माइनस लगाते हैं तो वो फिर प्लस 5 बन जाएगा, जबकि हमें यहाँ पे 1 चाहिए। तो 3 और 2 का ही डिफरेंस आपको पता है 1 होता है, लेकिन माइनस 1x चाहिए। बड़ी वाली के साथ अगर हम माइनस लगाएं, छोटी वाली के साथ प्लस लगाएं तो ये देखें माइनस 3 2 जार 6x स्क्वायर बनता है। और सम लेते हुए माइनस बड़ी वाली के साथ हो तो माइनस 1x आता है, इसलिए ये दो आपके पास बनेंगे फैक्टर्स। यहाँ पे देखें ये 3x कॉमन आया तो x माइनस 1 और यहाँ पे प्लस 2 कॉमन आया तो x माइनस 1, तो x माइनस 1 और 3x प्लस 2 ये दोनों आपके फैक्टर बनते हैं। ये देखें x माइनस 1 3x प्लस 2। सिमिलरली यहाँ पे देखें a की पावर 4 माइनस 4 b की पावर 4 है। तो अब यहाँ पे देखें आप, इसमें ये जो 4 पार्ट है इसमें आपके पास अब होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर बन सकता है, इसका भी होल स्क्वायर बनता है। फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला इसमें अप्लाई होता है। एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं, एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं, लेकिन स्क्वायर के बगैर लिखना है, ये याद रखना है। यानी ए स्क्वायर का स्क्वायर है तो ए स्क्वायर ए की जगह यानी ये पूरी टर्म हुई ना ए स्क्वायर, और बी की जगह ये पूरी टर्म है तो ए प्लस बी के लिए ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर हो गया, और ए माइनस बी के लिए ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। यही आपका ये देखें जी ऑप्शन ठीक हो गया। इसके बाद
सिमिलरली अब नेक्स्ट हम ये करते हैं व्हाट विल बी एडेड टू कंप्लीट द स्क्वायर। अब आपने इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हैं कि कैसे स्क्वायर कंप्लीट होगा। तो ये देखें यहाँ पे 9a² माइनस 12ab है। हम कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए हम a+b होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करते हैं या a-b होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़। यहाँ पे देखिए माइनस है तो हम a-b होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 9a तो ये 3a का स्क्वायर बन जाता है। अब ये जो ab वाली चीज़ है ये -2ab जो फार्मूले का होता है ना, a-b होल स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, ये इसको छोड़ देना, ये हो गया a² प्लस -2ab प्लस b², ये होता है ना। तो यहाँ पे 2 तो फार्मूले का आ गया। अब यहाँ पे a ये वाली पूरी चीज़ इसको हम a कहते हैं, तो ये तो हो गया 6a। अब क्या रह गया, तो यहाँ पे 12ab आना चाहिए, तो 2 रह गया 2b। तो इसका मतलब है a² माइनस 2ab प्लस b² होता है ना, तो b वाली टर्म ये हो गई इसका स्क्वायर। तो ये देखिए 9a² माइनस 12ab प्लस 4b²। तो ये जो 4b² है ये हमने यहाँ पे अगर आप इसको ऐड करेंगे तो तब आपका आंसर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये सिमिलरली फाइंड m सो डैट x² प्लस 4x प्लस m इज़ अ कम्प्लीट स्क्वायर। अब यहाँ पे भी यही काम करना है कि आपने m की वैल्यू बतानी है कि m की वैल्यू क्या आएगी कि कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो उस सूरत में आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप इनको पुट करके बारी बारी देख लेना कि कौन से वाला इसमें ठीक है, या आप होल स्क्वायर वाला वही फार्मूला उसी तरह जैसे देखें ये अब प्लस है ना, तो प्लस वाला a² प्लस 2a, अब b यहाँ पे क्या होगा प्लस b का स्क्वायर होता है, तो ये a तो x हो गया, b 2x 2 फार्मूले वाला है। अब यहाँ पे 4x हमें चाहिए, तो इसका मतलब है 2 यहाँ पे आना चाहिए, तो इसका स्क्वायर यानी 2 का, तो ये देखें x² प्लस 4x प्लस 4 यानी m की जगह क्या आ गया 4। तो ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद फैक्टर्स ऑफ दिस, इसके भी फैक्टर जैसे फैक्टराइजेशन मेथड जो मिड टर्म ब्रेक वाला होता है वही इसमें भी करेंगे। तो यहाँ पे अभी आप देखें 12 को 5 से मल्टीप्लाई करें -60 बनता है और दरमियान में है जी -17। अब 60 के आप पेयर्स बनाएं 17 के जो करीब करीब है ना, तो 12 मल्टीप्लाई 5 देखें 60 बनता है, लेकिन और प्लस या माइनस करें तो -17 आए। तो अगर आप यहाँ पे इसके साथ माइनस है इसके साथ प्लस लगाएं या इसके साथ माइनस लगाएं तो ये दोनों -70, लेकिन यहाँ पे -60 भी तो होना चाहिए। तो इसका मतलब है हम 20 और 3 वाले अगर बनाएं तो उसमें 20 के साथ माइनस लगाएं, 3 के साथ प्लस लगाएं, तो माइनस प्लस माइनस और 60 बन जाता है और ऐड करने से -17 बन जाता है, यानी ये वाले आपका पेयर ठीक बनेगा। तो 5x² माइनस 20x प्लस 3x माइनस 12y²। यहाँ पे देखें जी 5x आ गया, तो यहाँ पे x माइनस 4 और प्लस 3 आ गया, xy भी है ना, यहाँ पे y रह गया और यहाँ पे 3y कॉमन आएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा x माइनस 4y। तो ये देखें जी x माइनस 4y और 5x प्लस 3y, ये आपके पास आएगा, ये ऑप्शन ठीक हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट देखें जी इसके फैक्टर्स। अब ये भी क्यूब वाला फार्मूला यहाँ पे हो रहा है 27, इसमें अब ये a³ माइनस b³ वाला फार्मूला है, तो a³ माइनस b³ वाले फार्मूले में क्या होता है a माइनस बी a² प्लस ab। तो यहाँ पे देखें ये प्लस यहाँ पे है ना, तो क्योंकि यही वाला ऑप्शन फिर ठीक बन रहा है प्लस b², तो वो 1/x का स्क्वायर है। उसके बाद है कंप्लीशन आइटम यानी फिल इन द ब्लैंक्स है x² प्लस 5x प्लस 6, इसमें भी आपने उसी तरह फैक्टर बनाने हैं जैसे मैंने पिछले 2-3 क्वेश्चन में आपको बना के दिए हैं। 4a² माइनस 16। अब फैक्टर बनाने से पहले हम ये भी तो देखते हैं कि कॉमन अगर कोई आ रहा है, तो यहाँ पे 4 कॉमन आ रहा है, a² माइनस 4 बच जाता है। a² माइनस 4 को आप a² माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, वो a² माइनस b² वाला फार्मूला आएगा, तो a माइनस 2 इंटू a प्लस 2 हो जाएगा। उसके बाद 4a² प्लस 4b² प्लस डैश इज़ अ कम्प्लीट स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें 2a का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला और इंटू 2a, तो फिर b पीछे रह जाता है, तो b का स्क्वायर यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर में आएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखें तो a² माइनस 2ab प्लस b² बन रहा है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ होगा। यहाँ पे देखें a प्लस बी इंटू a² माइनस ab प्लस b² यूज़ हो रहा है, तो a³ प्लस b³ वाला फार्मूला यूज़ होगा। फिर फैक्टर्स फॉर्म x⁴ माइनस 16, तो इसको हम होल स्क्वायर अगर लें तो x² माइनस 4 का स्क्वायर यानी एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में आता है, तो जो माइनस में आएगा ना x² माइनस 4 उसको अगेन जो है वो एक दफ़ा प्लस में आ जाएगा एक दफ़ा माइनस में, तो ये टोटल ये आ जाता है। इसी तरह x माइनस 2 इज़ फैक्टर ऑफ दिस
फैक्टर का मतलब होता है कि x इक्वल टू 2 अगर आप इसमें पुट करें तो इसका रिमाइंडर 0 आए, यानी इसमें 2 पुट करके आपने देखना है, फिर उसमें इक्वल टू 0 रखना है, तो वहाँ से k की वैल्यू आएगी। ये थोड़ा सा ये मैं बता देती हूँ, एक्स स्क्र प्लस 2kx प्लस 8x माइनस 2 है ना, तो इक्वल टू 0 अगर करें तो ये आपने पुट करना है। तो 2 का स्क्र प्लस 2 इंटू k इंटू 2 प्लस 8, तो देखें जी 4 प्लस 4k प्लस 8 इक्वल टू 0, क्योंकि हमें कहा है कि ये फैक्टर है, तो 4k प्लस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखें 4a इक्वल टू -12, तो k इक्वल टू -12 बाई 4, k की वैल्यू आ गई -3। यही आपने फाइंड करना था। ठीक हो गया, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखें फर्स्ट है यूनिट नंबर 6 का जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें HCF ऑफ पी क्यूब माइनस पी क्यूब, और ये इन दोनों का आपने HCF लेना है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो इनमें कॉमन आ रहा हो सिर्फ वो लेते हैं ना, यानी एक ये है और दूसरा जो है वो ये है। तो आपने क्या करना है, दोनों टर्म को थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। ये देखें यहाँ पे दोनों में पी क्यू कॉमन आ रहा है, पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र बच गया। ये जो पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र है, जिस तरह ए स्क्र माइनस बी स्क्र होता है, एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। उसके बाद इसी तरह इसमें देखें तो पी स्क्र क्यू स्क्र दोनों कॉमन आ रहे हैं, पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब आएगा, तो पी क्यू माइनस क्यू क्यूब यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये इस तरह से बन जाएगा ना, पी स्क्र प्लस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्र। तो यहाँ पे आपने कॉमन वाले लिखने हैं, देखें एक पी क्यू कॉमन आ रहा है और एक पी माइनस क्यू कॉमन आ रहा है, तो ये HCF आपके पास ये आएगा। ये देखें यही वाला आंसर आपका ठीक है। अब इसमें देखें तो 5x स्क्र वाई स्क्र और 20x क्यूब वाई क्यूब, तो यहाँ पे 5 तो दोनों में आ रहा है ना, 5 4 ज़ा 20 5 1 ज़ा 5, और यहाँ पे देखें एक्स स्क्र, यहाँ पे एक्स क्यूब, हमने कॉमन जो लेना है तो वो एक्स स्क्र ही आएगा। एक्स स्क्र का मतलब 2 टाइम x और एक्स क्यूब का मतलब 3 टाइम x, तो 2 टाइम कॉमन आ रहा है, y भी 2 टाइम कॉमन आ रहा है, ये वाला ठीक हो गया। उसके बाद HCF ऑफ x माइनस 2 एंड एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस 6, एक्स माइनस 2 तो एज इट इज़ रहेगा, एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस 6 के अगर आप फैक्टर बनाएं तो वो फिर वही बात है, x माइनस 2 और x प्लस 3 बन जाता है। तो उसमें x माइनस 2 उसका है और इसका भी, तो क्योंकि हमने सिर्फ कॉमन लेना है तो x माइनस 2 जो है वो आपका HCF बन जाएगा। इसी तरह इसका अगर देखें तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र, और इसमें देखें ये ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र, तो ये दोनों में ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र कॉमन आएगा, वो आएगा। उसके बाद ये देखें जी HCF ऑफ एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 6, तो इसके अगर आप फैक्टर बनाएं तो एक्स स्क्र माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 बनेगा, तो यहाँ से x माइनस 3 एक आएगा और यहाँ पे भी एक x माइनस 3 आएगा, एक x प्लस 2 आएगा, तो x माइनस 3 जो है वो दोनों में कॉमन है, तो x माइनस 3 आ जाएगा। इसके बाद इन दोनों का अगर आप करें तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये देखें तो ये a माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र, तो a माइनस बी यहाँ पे भी दोनों में कॉमन आ रहा है, इसलिए वही आ जाएगा। उसके बाद HCF ऑफ दिस है, इसमें भी आपने उसी तरह फैक्टर बनाना है, तो x प्लस 1 तीनों में कॉमन आएगा। इसके बाद इसका LCM लेना है। LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी इसमें आपने कॉमन और नॉन कॉमन दोनों लिखने होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो कॉमन 15 1 ज़ार 15 15 3 ज़ार 45 15 2 ज़ार 30, तो इसका मतलब है 15 एक तो कॉमन आ रहा है इसमें, और x भी तीनों में कॉमन है, 15x तो कॉमन आ गया, और बाकी जो रह गया वो है 6xyz। ये तो 6xyz 15 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 90, x एक हमने कॉमन लिया था तो x स्क्र वाई जेड ये आ गया। इसके बाद इसका एलसीएम लेना है, तो a स्क्र प्लस बी स्क्र तो एज इट इज़ रहेगा, a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 को अगर आप a स्क्र माइनस बी स्क्र वाला फार्मूला लगाएं तो a स्क्र प्लस बी स्क्र और a स्क्र माइनस बी स्क्र, तो a स्क्र प्लस बी स्क्र तो दोनों में आ रहा है और a स्क्र माइनस बी स्क्र इसमें है, तो वो दोनों आएंगे, तो वो टोटल फिर वही बात है मिला के a की पावर माइनस बी की पावर 4 बन जाता है, a की पावर 4 माइनस बी। प्रोडक्ट ऑफ टू अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इज इक्वल टू डैश ऑफ देयर HCF एंड LCM। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एक को हम a ले लेते हैं, एक को b ले लेते हैं, या आप पोलिनोमियल में अगर करना चाहें तो एक p ऑफ x होता है, एक q ऑफ x होता है, और उसके साथ फिर इक्वल में HCF और LCM दोनों प्रोडक्ट में होते हैं। प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई, ये वाला ही ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, जो 11 पार्ट है इसको, तो 11 में देखें जी a/9 a स्क्र माइनस बी स्क्र प्लस 1/3 a माइनस बी, तो यहाँ पे देखें इसको आप 3a का स्क्र माइनस बी का स्क्र लिख सकते हैं,
तो इसको आप उसी तरह एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में 3a प्लस बी और 3a माइनस बी आ गया, और यहाँ पे देखें प्लस 1/3a माइनस बी, तो 1/3a माइनस बी कॉमन आ गया, तो यहाँ पे रह गया a/3a प्लस बी और प्लस 1। तो इसको आप थोड़ा सा जो है वो मज़ीद एलसीएम ले लें, 3a प्लस बी, तो ये a प्लस 3a प्लस बी ये बन जाएगा। तो ये देखें ये 1/3a माइनस बी इंटू 4a प्लस बी ओवर 3a प्लस बी। तो इसको वापस वही 3a प्लस बी माइनस बी जो थे इनको हम एक उसमें करें तो ये वही बन जाता है 9a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये ऊपर 4a प्लस बी आ गया। ये देखें ये ठीक। उसके बाद इसको भी इसी तरह सिंप्लीफाई करना, फैक्टर्स बना के कैंसिल होता है वो कैंसिल हो जाएगा, बाकी a प्लस 7/a माइनस 2 बन जाएगा। इसमें भी आपने ये फार्मूला लगा देना है a माइनस बी इंटू a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा उसको आप अगेन a प्लस बी इंटू a माइनस बी करेंगे। तो ये देखें ये डिवाइड में है ना, तो पहले मल्टीप्लाई में करेंगे तो उलट जाएगा। ये जो इसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है वो इसके a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो इसका जो फार्मूला ओपन करेंगे वो a स्क्वायर प्लस ए बी, क्योंकि ये नीचे आ जाएगा ना मल्टीप्लाई जब करेंगे, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। a माइनस बी ओवर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रह जाएगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे, ऊपर वाला जो a माइनस बी है माइनस बी वाला के 6 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/a प्लस बी। हाँ जी 14 MCQs में देखें, सिंप्लीफाई 2x प्लस वाई ओवर एक्स प्लस वाई माइनस 1 डिवाइड 1 माइनस एक्स बाई एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे देखें हमें आपको पता है कि ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए ये देखें दरम्यान में माइनस है, हम एलसीएम लेते हैं, एक्स प्लस वाई एलसीएम आ गया यहाँ पे, क्योंकि 1 था तो 1 एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि बाहर माइनस था तो इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दी। डिवाइड यहाँ पे भी एक्स प्लस वाई एलसीएम ले लें तो एक्स प्लस वाई और माइनस एक्स, क्योंकि इसके बाई में 1 लगाएंगे तो ये पूरा एक्स प्लस वाई इस तरह आ जाएगा। तो ये देखें 2x प्लस वाई माइनस एक्स, माइनस को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये देखें ये एक्स एक्स से कैंसिल हुआ, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई डालें तो एक्स प्लस वाई ओवर वाई हो जाएगा। यहाँ पे देखें जी वाई वाई से कैंसिल हुआ, 2x माइनस वाई, अच्छा ये एक्स प्लस वाई से कैंसिल हो गया, तो ये 2x माइनस एक्स एक्स हो गया और बाई वाई, ठीक है। ये एक्स बाई वाई इसका ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 इज़ डैश, स्क्वायर रूट इसका क्या होगा। तो स्क्वायर रूट के लिए आप देखें कि आपको पता है स्क्वायर रूट 2 मेथड से हम कहते हैं, एक डिवीजन मेथड से एक फैक्टराइजेशन से। हम अगर इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करें या होल स्क्वायर वाला फार्मूला अगर हम इसमें पुट करें तो ये देखें a स्क्वायर माइनस 2 माइनस है ना, तो माइनस वाला फार्मूला 2ab होता है, b की जगह देखें ये 2a है ना, तो b की जगह 1 होगा तो 1 का स्क्वायर। तो ये देखें ये फार्मूला बन जाता है a माइनस 1 होल स्क्वायर। अब इसका क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट है ना, तो स्क्वायर रूट जब आप इसका लेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है a माइनस 1, और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब स्क्वायर रूट से निकालते हैं तो उसके साथ प्लस माइनस आता है। तो ये देखें प्लस माइनस a माइनस 1 ये वाला ऑप्शन ठीक हो गया। उसके बाद व्हाट शुड बी एडेड टू कंप्लीट द स्क्वायर ऑफ x पावर 4 प्लस 64। अब इसमें देखें x की पावर 4 प्लस 64, इसका हम होल स्क्वायर वाला अगर फार्मूला इसमें भी बनाना चाहें, कंप्लीटिंग स्क्वायर जिसको हम कहते हैं, तो 2 इंटू a इंटू बी। अब यहाँ पे हमें अभी नहीं पता क्या है, यहाँ पे देखें 64 को हम 8 का स्क्वायर कहते हैं ना, तो ये 8 का स्क्वायर हो गया। तो अब यहाँ पे देखें a स्क्वायर प्लस 2a तो ये हो गया, b फिर क्या होगा 8, तो यहाँ पे देखें ये क्या बन जाएगा x पावर 4 प्लस 16 एक्स स्क्वायर प्लस 64। तो ये देखें ये वाली जो टर्म है ना ये यहाँ पे हमारे पास आई है, यानी 16 एक्स स्क्वायर इसमें ऐड किया जाए तो तब ये कंप्लीट स्क्वायर बनता है। उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4 प्लस 2, इसमें भी अगर होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएं तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल बाई एक्स होल स्क्वायर का फार्मूला बनता है। स्क्वायर रूट ले लें तो स्क्वायर रूट में आपको पता है प्लस माइनस बाहर आ जाता है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये इसका ऑप्शन ठीक है। उसके बाद यही इसके इस यूनिट के MCQs यही हैं। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट जो है यूनिट 7 पे आ जाए तो इसमें देखें जी चूज़ द करेक्ट आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। अब यहाँ पे इनइक्वालिटी है तो इनइक्वालिटी में क्या आएगा,
इनइक्वालिटी में देखें पहला पार्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। ये देखें 3 - 4x लेस देन इक्वल 11 ये है। तो यहाँ पे देखें -4x को अगर आप उधर ही डालने दें तो 11 - 3 हो जाता है जो कि बन जाता है 8। अब यहाँ पे देखें -4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाएगा डिवाइड हो जाएगा। माइनस वाली टर्म अगर दूसरी तरफ यानी मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो ना, माइनस वाली टर्म एक जगह से दूसरी जगह, एक साइड से दूसरी साइड पे लेके जाएं तो ये जो है ये वाला जो सिंबल होता है ना ये भी हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। यानी अगर लेस देन का है तो ग्रेटर देन आ जाएगा। तो ये देखें ये 2 बन जाएगा। तो ये -x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो यहाँ पे देखें इसमें क्योंकि ये इसका जो सोल्यूशन है ये x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है, जबकि यहाँ पे -2 है। तो इसका मतलब है कि ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं है, तो ये नॉन ऑफ दीज हो गया। उसके बाद अगले में है जी स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग ऑफ द सिंबल लेस देन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल हो। तो फिर क्या होता है, इक्वेशन में आपको पता है कि इक्वल होता है ज़रूरी, आइडेंटिटी में दोनों साइड से इक्वल होती हैं। तो लीनियर इक्वेशन होती क्या है कि उसमें वो भी इक्वेशन इक्वल वाली ही होती है। तो इसका मतलब है कि ये जो साइन है ये इनइक्वालिटी वाले हैं, तो ये वाला आएगा। उसके बाद x इज इक्वल टू डैश इज द सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी -2 लेस देन x लेस देन 3/2। यहाँ पे इसका मतलब है कि x ग्रेटर देन -2 होना चाहिए और लेस देन 3/2 होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास ये -5 जो है x ग्रेटर देन -2 होना चाहिए ना, तो -5 जो है वो तो -2 से छोटा हो गया, तो वो तो इसमें नहीं शामिल। फिर 3 है तो 3 जो है ये देखें x लेस देन 3/2 होना चाहिए, 3 भी इसमें नहीं शामिल हो रहा। इस 3/2 की बात करें तो ये लेस देन 3/2 है, ये तो इक्वल टू 3/2 होता तो फिर ये होता ना। तो इसका मतलब है कि इसका सोल्यूशन 0 हो गया। इफ़ x इज नो लार्जर देन 10, नो लार्जर मतलब कि या लार्जर नहीं होगा, इसका मतलब है कि लेस भी हो सकता है इक्वल भी हो सकता है, सिर्फ लार्जर की कंडीशन है यहाँ पे। तो ये देखें x लेस देन इक्वल टू 10 यानी स्मॉलर भी हो सकता है इक्वल भी हो सकता है, ये दोनों कंडीशन हो सकती हैं, इसलिए ये वाला होगा। If the capacity C of an elevator is at most 1600 pounds, then at most का मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1600 है, 1600 से कम भी हो सकता है लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 1600 है। तो इसका मतलब है कि लेस देन इक्वल टू 1600 आएगा। उसके बाद x इक्वल टू 0 इज़ अ सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। इसमें किसका ये सोल्यूशन है, देखें जी यहाँ पे 0 हो तो 0 ग्रेटर देन 0, ये तो नहीं होता ना। इसके बाद यहाँ पे अगर 0 हो जाए तो ये 5 लेस देन 0, ऐसा भी नहीं होता, 0 से लेस तो नहीं होता 5। यहाँ पे 0 हो जाए तो 2 लेस देन 0, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे अगर 0 आ जाए तो -2 इज़ लेस देन 0, और आपको पता है कि जो नेगेटिव नंबर होते हैं वो 0 से लेस होते हैं, ये वाला सही हो गया सोल्यूशन। उसके बाद है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू फॉल्स। द इक्वेशन 3x - 5 इक्वल टू 7 - x इज़ अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें वेरिएबल जो भी इन्वॉल्व होता है, x है y है जो भी है अननोन, उसकी पावर 1 होनी चाहिए, 1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, 1 पावर होती है। तो यहाँ देखिए जिसकी पावर कुछ ना लिखी हो उसकी 1 नहीं होती है, तो ये लीनियर इक्वेशन हो गया। द इक्वेशन x - 0.3 x इक्वल टू 0.7 x इज एन आइडेंटिटी। देखें यहाँ पे x - 0.3 x इक्वल टू 0.7 x। तो यहाँ पे देखें अगर आप x कॉमन ले लें 1 - 0.3 रह जाएगा, और 1 - 0.3 1 में 0.3 माइनस करें तो 0.7 रह जाता है। 0.7 x इक्वल टू 0.7 x। तो ये देखें ये आइडेंटिटी हो गई है, ठीक है, ट्रू है ये। उसके बाद द इक्वेशन -2x + 3 इक्वल टू 8 इज इक्विवेलेंट टू -2x इक्वल टू 11। यहाँ पे देखें -2x को अगर आप इधर ही छोड़ें, 3 को दूसरी तरफ लेके जाएं वो माइनस का हो जाता है, और 8 - 3 5। अगर -2x इक्वल टू 5 यहाँ पे ठीक होता है, 11 है तो ये गलत है, फॉल्स हो गया। उसके बाद है जी टू एलिमिनेट फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, वही मल्टीप्लाई ईच साइड ऑफ एन इक्वेशन बाय द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। जितने भी डिनोमिनेटर में जो जो नंबर दिए होते हैं या जो भी अननोन दिए हुए होते हैं वेरिएबल की फॉर्म में है या जिस भी फॉर्म में है, तो जो डिनोमिनेटर होते हैं उन सब का एलसीएम लेके उनसे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है हर साइड को फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए। ये ठीक हो गया। 4 × x + 3 इक्वल टू x + 3 इज़ अ कंडीशनल इक्वेशन, यानी 4 × x + 3 इक्वल टू x + 3 है, ये कंडीशनल इक्वेशन है, कंडीशन है। कंडीशन का मतलब कि अगर हम यहाँ से 4 को अगर अलग कर दें तो ये इसके इक्वल बन जाता है, अदरवाइज नहीं बनता, तो ये कंडीशन हो गई ना। द इक्वेशन 2 × 3x + 5 इक्वल टू 6x + 12 इज़ एन इनकन्सिस्टेंट इक्वेशन।
ये देखें जी, ये 6x + 10 = 6x + 12 बनता है। तो 6x तो यानी वेरिएबल दोनों तरफ से गायब हो जाते हैं। जब वेरिएबल ही गायब हो जाएं, वेरिएबल रहे ही नहीं, हालांकि इक्वेशन में तो वेरिएबल का होना ज़रूरी है, वेरिएबल ख़त्म हो जाए, स्किप हो जाए, 10 = 12 बन जाएगा तो वो इनकन्सिस्टेंट इक्वेशन हो जाती है, जिसमें वेरिएबल ख़त्म हो जाते हैं दोनों तरफ से। टू सॉल्व 2/3x = 12 वी शुड मल्टीप्लाई ईच साइड बाय 2/3। हमें 2/3 से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये तो 4/9 x = 12 × 2/3 हो जाएगा ना। हम अगर इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करें, 3 कैंसिल, 2 कैंसिल, सॉल्व करने का मतलब है कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से कैसे ये हटेगा कि इसके रेसिप्रोकल से अगर मल्टीप्लाई किए थे, अगर इसी 2/3 से मल्टीप्लाई किए थे फिर वो ख़त्म नहीं होता, फिर सोल्यूशन नहीं आता, तो ये गलत हो गया, फॉल्स है। इक्वेशन हैविंग एग्जैक्टली द सेम सोल्यूशन आर कॉल्ड इक्विवेलेंट इक्वेशन। ऐसी दो इक्वेशन या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं जिनके सोल्यूशन सेम आ रहे हो तो उनको हम कहते हैं इन इक्विवेलेंट इक्वेशन, उनको हम कहते हैं। अ सोल्यूशन दैट डज नॉट सेटिस्फाई द ओरिजिनल इक्वेशन इज कॉल्ड एक्सट्रेनियस सोल्यूशन। ऐसा सोल्यूशन यानी कोई भी एक्स या वाई की जो वैल्यू आ जाती है, हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, उससे वैल्यू आ जाती है, उस वैल्यू को जब हम ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करें तो उसकी दोनों साइड्स को सेटिस्फाई ना कर रहा हो, यानी इक्वल ना बन रही हो दोनों साइड्स, तो फिर वो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई ना कर रही हो, तो इसका मतलब है कि वो एक्सट्रेनियस सोल्यूशन होता है। ये ठीक हो गया, यही थी जी इसमें। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं यूनिट नंबर 8 पर। यूनिट नंबर 8 में देखें जी, चूज द करेक्ट आंसर इफ x - 1 y + 1 = ये पॉइंट इस तरह से होता है, ये पहली वाली x की वैल्यू होती है, दूसरी वाली y की वैल्यू होती है, ये x है ये y, ये दो कोई भी ये दो पॉइंट्स हैं और ये इसके कोऑर्डिनेट हैं अलग अलग। ये दो पॉइंट्स देन x y क्या होगा, तो यहाँ पे देखें कि अगर ये दो पॉइंट्स हैं ना कोमा के साथ, ये कोऑर्डिनेट हैं इसके, दो पॉइंट्स जब आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, यानी पहले वाला कोऑर्डिनेट पहले वाले कोऑर्डिनेट की इक्वल होगा, दूसरे वाला कोऑर्डिनेट दूसरे कोऑर्डिनेट की इक्वल। यहाँ से देखें x = 0 + 1 तो वह 1 हो जाता है, और यहाँ पे 0 - 1 - 1 हो जाता है, यानी कि 1 - 1 पहली x की वैल्यू है ना, ये देखें पहली x और दूसरा y, तो 1 - 1 ये वाला ठीक हो गया। उसके बाद इफ़ x 0 = 0 y देन x y इज, यहाँ पे अब क्या होगा, इसमें भी अब उसी तरह इसको भी करेंगे ना, इसमें भी अब ऐसे ही करेंगे। तो ये देखें यहाँ पे भी आपने वही करना है कि पहले वाले के इक्वल, दूसरे वाले के इक्वल। तो यहाँ से देखें x भी 0 हो गया, y भी 0 हो गया, ठीक है, 0 0 ये वाला ठीक हो गया। पॉइंट 2 - 3 लाई इन क्वाड्रेंट। अच्छा जी, पहले वाला मैंने आपको पहले भी अभी इनमें भी बताया कि x होता है और ये y होता है। तो यहाँ पे देखें जैसे क्वाड्रेंट होते हैं, इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। यहाँ पे इस तरफ x पॉजिटिव होते हैं, इस तरफ y पॉजिटिव होते हैं, राइट साइड पे x नेगेटिव हो जाते हैं, ये डाउनवर्ड x नेगेटिव हो जाते हैं, y नेगेटिव हो जाते हैं, सॉरी। तो यहाँ पे x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये देखें जी x पॉजिटिव और y नेगेटिव, तो ये इसके दरमियान में कहीं ये लाई करता है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ, ये देखिए। उसके बाद पॉइंट -3 - 3 लाई इन क्वाड्रेंट। अब देखें -3 - 3 मतलब x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो ये देखें ये x नेगेटिव y नेगेटिव, तो ये इस क्वाड्रेंट में कहीं लाई कर रहा है, और ये क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड। इसके बाद है इफ़ y = 2x + 1 x = 2 देन y, यानी ये जो इक्वेशन है y = 2x + 1, इसमें x = 2 है, तो y क्या आएगा, x की जगह 2 हम पुट करते हैं, तो ये देखें 2 2 = 4 + 1 5, यानी y की वैल्यू क्या आ गई 5। विच ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई द इक्वेशन y = 2x। अब इसमें से कौन सा जो है वो ऑर्डर पेयर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई करने का मतलब दोनों तरफ एक जैसी वैल्यू आ जाती हैं। y = 2x, पहली वाली मैंने आपको पहले भी बताया कि पॉइंट का पहले वाला जो कोऑर्डिनेट होता है वो x होता है, सेकंड वाला y होता है। इसमें देखें x1 है y 2 है, अगर हम ये पुट करें y2 और x1, तो ये देखें 2 = 2, ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब इसको अगर आप चेक करना चाहें तो x की जगह 2 लगा दें, तो 2 2 = 4 और y की जगह 1, तो 1 = 4 तो नहीं हो सकता। यहाँ पे अगर 2 2 की बात की जाए तो 2 2 = 4 और यहाँ पे 2, तो 2 = 4 वो भी नहीं हो सकता। 0 1 की बात की जाए, यहाँ पे 0 अगर लगा दें, यहाँ पे 1, तो 1 = 0 वो भी नहीं हो सकता, तो ये वाला आपका सोल्यूशन ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। द पॉइंट ओ ओरिजिन जो होता है जिसको 0 0 होता है इज इन क्वाड्रेंट 2, नहीं ऐसा नहीं होता, वो तो सेंटर में होता है सारे क्वाड्रेंट के, 0 0 ये क्रॉस हो गया। द पॉइंट P20 लाई ऑन x एक्सिस, देखें जहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 हो और x कोऑर्डिनेट कोई भी नंबर दिया हो वो हमेशा x एक्सिस पे होता है, तो इसका मतलब है ये ठीक हो गया।
उसके बाद द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू -2 इज़ अ वर्टिकल लाइन। x इक्वल टू -2 का ग्राफ ये देखें इस तरह से ना, x इस तरफ होते हैं, इस तरफ पॉजिटिव हैं और इस तरफ x जो है वो नेगेटिव है। हम कोई भी ले लेते हैं, -1 -2 -3 1 2 3। तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है x इक्वल टू -2, यानी x सारे -2। अब y की यहाँ पे कोई शर्त नहीं है, y कोई पे हो सकता है, x -2। तो ये देखें ये वर्टिकल लाइन बन रही है ना, ये चीज़ है। उसके बाद 3 - y इज इक्वल टू 0 इज़ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पे देखें -y को अगर दूसरी तरफ ले जाएं, y इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 3, ये देखें यहाँ पे अगर हम इसी में बात करें तो ये 1 2 3 y अपवर्ड होता है ना, तो ये y इक्वल टू 3 का ये आता है और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल हो गई। उसके बाद है द पॉइंट q -1 2 इज़ इन क्वाड्रेंट थर्ड। -1 2 का मतलब कि x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव कहाँ पे है, ये देखें x नेगेटिव y पॉजिटिव, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वाड्रेंट थर्ड, तो ये गलत है। उसके बाद है पॉइंट r -1 -2 इज़ इन क्वाड्रेंट 4। देखें -1 -2 मतलब कि दोनों नेगेटिव, और दोनों नेगेटिव कहाँ पे हैं, ये देखें ये नेगेटिव ये इसमें आते हैं थर्ड में, जबकि इधर लिखा हुआ है फोर्थ, ये भी गलत हो गया। y इक्वल टू एक्स इज़ अ लाइन ऑन विच ओरिजिन लाइज। y इक्वल टू एक्स का मतलब जो ये x है वही y है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इज़ अ लाइन ऑन विच ओरिजिन लाई, यहाँ पे ओरिजिन भी शामिल होगा। ये देखें अगर हम इसी की बात करते हैं, ये x एक्सेस होता है, ये y एक्सेस होता है, ठीक है, और इन्होंने कहा हुआ है कि y और x दोनों इक्वल हैं। देखें x भी 1 है, y भी 1, एक पॉइंट ये हो गया, ठीक हो गया। दूसरा x भी 2 y भी 2, ये पॉइंट हो गया। तो ये देखें ये इस तरह ये ग्राफ बनेगा, और इस ग्राफ में ओरिजिन भी शामिल, ये ओरिजिन होता है ना जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं एक्स और वाई एक्सेस, तो इसका मतलब है ओरिजिन भी इसमें शामिल है, तो ये ठीक होगा। द पॉइंट P1 1 लाई ऑन द लाइन x + y = 1। देखें x भी 1 y भी 1, 1 + 1 2 होता है, 2 = 0, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ये गलत हो गया। द पॉइंट S1 - 3 लाई इन क्वाड्रेंट थर्ड। इसमें x नेगेटिव है, x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। x पॉजिटिव और y नेगेटिव किस में है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, जबकि यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट लिखा हुआ है, तो ये गलत हो गया। द पॉइंट R01 लाइज ऑन द x एक्सेस। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट कुछ और है ना 1, तो ये x एक्सेस पे लाई करता है, ये गलत है, क्योंकि x कोऑर्डिनेट कुछ और होता है और y 0 होता है, तो फिर वो x एक्सेस पे लाई करता है, ये y एक्सेस पे लाई कर रहा है। इसमें यही था। इसके बाद यूनिट 9 में आते हैं। यूनिट 9 में देखें जी, चूज द करेक्ट आंसर। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 0 0 एंड 1 1 इज। डिस्टेंस के लिए आपको पता है हम डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, और डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है वो 9 यूनिट में हम पढ़ चुके हैं पहले। तो डिस्टेंस फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखें ये पॉइंट जो है वो 0 0 और 1 1 है ना, तो इसको हम x1 कह देते हैं, इसको y1 है, इसको x2 है, इसको y2। डिस्टेंस फार्मूला हम लगाते हैं, तो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो ये देखें जी x2 है 1 - 0 इसका स्क्वायर प्लस y2 है 1 - y1 0 इसका स्क्वायर। तो ये देखें 1 - 0 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो वो हो जाता है 1 + 1 और वो हो जाता है √2। ये देखें ये वाला ऑप्शन आएगा। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 1 0 0 1, इसमें भी आप देखें जी 1 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 - 1 का स्क्वायर, तो इसमें भी आप क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो वो √2 हो जाएगा। तो ये आपके पास ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट, अच्छा इसके अब मिड पॉइंट, जिस तरह डिस्टेंस फार्मूला लगा के डिस्टेंस हमने फाइंड किया, इसी तरह मिड पॉइंट वाला फार्मूला होता है, उससे मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। ये थर्ड पार्ट है, इसमें ये 2 पॉइंट के मैंने इनका आपने मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं जी, फर्स्ट कोऑर्डिनेट दोनों के जो होते हैं उनको आपस में ऐड करके बाई 2, और कॉमा दरमियान में, और सेकेंड दोनों कोऑर्डिनेट ऐड करके बाई 2, एक्स वाले ऐड करके वाई वाले ऐड करके ना, तो ये देखें ये बन जाता है, और ये कैंसिल होकर 1 और ये भी कैंसिल होकर 1 1 ये मिड पॉइंट आ गए। उसके बाद मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट 2 - 2 2। देखिए 2 + -2/2, तो 2 और -2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 0/2 हो जाएगा। -2 + 2/2, ये भी -2 + 2 0 हो जाएंगे, 0/2। तो डिवाइड में कुछ भी हो वो 0 ही होता है। 0/2 0/2, तो 0 0 आ जाएगा ना दोनों पॉइंट्स इसकी। उसके बाद ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड इक्वल इज कॉल्ड।
ट्राइंगल साइड्स के लिहाज से 3 किस्म की ट्राइंगल होती हैं, एक इक्विलेटरल होती है, एक आइसोसेलेस होती है और एक स्केलेन होती है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, आइसोसेलेस में 2 साइड्स इक्वल होती हैं और स्केलेन में तीनों साइड डिफरेंट होती हैं। तो यहाँ पे देखें ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड इक्वल, जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं उसको इक्विलेटरल कहते हैं, नाम से भी जाहिर हो रहा है। ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड डिफरेंट इज कॉल्ड, और जिसमें सारी डिफरेंट होती हैं वो स्केलेन होती है। उसके बाद आंसर द फॉलोइंग विच इज ट्रू फॉल्स। अ लाइन हैज़ 2 एंड पॉइंट्स, लाइन इसको कहते हैं, ये देखें ये होती है लाइन, और एरो का मतलब होता है दोनों तरफ जारी है, कोई इसका एंड पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब है कि लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है 2 एंड पॉइंट, तो ये गलत हो गया। अ लाइन सेगमेंट हैज़ 1 एंड पॉइंट, लाइन सेगमेंट लाइन का कुछ हिस्सा होता है, जैसे यहाँ से यहाँ तक देखें तो इधर से इधर तक, तो ये देखें ये दोनों इसके एंड पॉइंट है ना इसके, तो लाइन सेगमेंट इस तरह से होती है, उसके दोनों तरफ एरो नहीं होता बल्कि ये एंड हो रही होती है दोनों तरफ से, तो इसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो इसका मतलब है कि इसके दोनों एंड पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पे 1 एंड पॉइंट लिखा हुआ है, ये गलत है। 1 एंड पॉइंट किसका होता है? रे का। ये देखें इस तरह से कि एक तरफ से एरो हेड है, यानी एक तरफ से उसको बढ़ा सकते हैं, दूसरा उसका एंड पॉइंट है। उसके बाद है ट्राइंगल इज फाउंड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब एक लाइन पर आने वाले 3 पॉइंट्स, तो ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता, इस तरह से तो ट्राइंगल कभी भी नहीं बनती ना, ट्राइंगल तो आपको पता है इस तरह के तरीके से होती है, तो वो कोलिनियर तो नहीं हो सकते, ये गलत हो गया। उसके बाद है ईच साइड ऑफ ट्राइंगल हैज़ 2 कोलिनियर वर्टिसेस। हर साइड जो होती है ना ट्राइंगल की, उसमें 2 कोलिनियर वर्टिसेस होते हैं। 2 वर्टिसेस कोने होते हैं ना, 2 कोने एक ही लाइन से मीट कर रहे होते हैं। ये देखें इधर भी, ये देखें इधर भी, ये देखें इधर भी, तो 2 कोलिनियर वर्टिसेस होते हैं। द एंड पॉइंट ऑफ ईच साइड ऑफ रेक्टेंगल आर कोलिनियर। रेक्टेंगल की अगर आप बात करें तो उसके जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो कोलिनियर होते हैं, ठीक है। ये देखें ये इसका और इसका ये एंड पॉइंट हो गया, इसका ये एंड पॉइंट्स हैं, तो ये कोलिनियर होता है। ओरिजिन इज द ओनली पॉइंट कोलिनियर विद द पॉइंट्स ऑफ बोथ द एक्सिस सेपरेटली। ओरिजिन जो है वो एक ऐसा पॉइंट होता है कि जो दोनों एक्सिस का जो है वो कोलिनियर होता है। उसके बाद यहाँ तक ये हो गया जी। इसके बाद हम 10 यूनिट पे जाते हैं। 10 यूनिट में देखें जी, फिल इन द ब्लैंक्स है। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर, पैरेलल भी होती हैं और कांग्रेंट भी होती हैं पैरेललोग्राम में, ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल और कांग्रेंट होते हैं जब साइड्स पैरेलल और कांग्रेंट होंगी। अच्छा जी, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट। डायगोनल जो है वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे से, डायगोनल इनको कहते हैं ना, ये। उसके बाद है मीडियंस ऑफ ट्राइंगल आर कंकरेंट, जो किसी ट्राइंगल के मीडियंस होते हैं, मीडियन से इस तरह से, तो ये जो है ये कंकरेंट होते हैं, यानी एक पॉइंट पर मीट करते हैं। उसके बाद है डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू 2 डैश ट्राइंगल्स कांग्रेंट ट्राइंगल्स। यानी जो डायगोनल होता है ना पैरेललोग्राम को, वो उसको एक जैसी 2 ट्राइंगल में डिवाइड कर देता है, इक्वल ट्राइंगल, तो ये भी ठीक हो गया। कांग्रेंट इसमें भी आता है, ठीक है। इसमें सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स ही थी, समरीज आपको इसमें भी पढ़िएगा। उसके बाद हम जाते हैं जी 12 यूनिट पे, सॉरी 10 यूनिट 11 पे जाते हैं। 11 नहीं, ये अभी हमने 10 के किए थे ना, 10 के हो गए, ये 11 के कर लिए, 10 के हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। आर रे हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। अभी मैंने आपको रे के बारे में बताया था, ये देखें ये रे है, तो रे का दोनों पॉइंट तो एंड नहीं होते ना, एक एंड पॉइंट होता है। इन अ ट्राइंगल देयर कैन बी ओनली 1 राइट एंगल। एक ट्राइंगल के अंदर राइट एंगल का मतलब होता है 90 का एंगल, तो 90 का एंगल तो देखें एक ही हो सकता है ना। ये भी अगर हम 90 का एंगल बना दें तो ये तो फिर इस तरह बन जाती है, और इस तरह तो ट्राइंगल कभी भी नहीं बनती ना, वो तो रेक्टेंगल या स्क्वायर बन जाता है। उसके बाद है 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे लाई ऑन सेम लाइन। 3 पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर होते हैं अगर वो एक ही लाइन पे लाई करें, तो एक ही लाइन पे, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, ये देखें एक लाइन पे लाई करने वाले जो पॉइंट्स होते हैं उनको कोलिनियर कहते हैं। 2 पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट। ये देखें पैरेलल लाइन इस तरह से होती हैं, और पैरेलल लाइन हम उन लाइंस को कहते हैं जो कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं करती। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरसेक्ट, तो इसका मतलब है ये भी गलत है। उसके बाद है 2 लाइन्स कैन इंटरसेक्ट ओनली एट 1 पॉइंट।
दो लाइन से इस तरह कोई भी लाइन हम बनाएं अगर इंटरसेक्शन की हवाले से, तो वो एक ही पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, एक से ज़्यादा पे नहीं। ठीक हो गया। उसके बाद है अ ट्राइंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड्स हैज़ नॉन कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। ऐसी ट्राइंगल जिसकी साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं, उसके फिर कॉन्ग्रुएंट का मतलब तकरीबन इक्वल ही होता है ना, तो अगर साइड्स उसकी इक्वल हो जाती हैं तो उसके एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया। उसके बाद 11 के हमने शायद पहले कर लिए हैं। अब हम आते हैं 12 पे। 12 में देखें जी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। बाइसेक्शन मीन टू डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। बाइसेक्ट का मतलब होता है, बाई का मतलब होता है टू, सेक्ट मतलब दो सेक्शन में डिवाइड, तो बाइसेक्शन मीन के दो इक्वल पार्ट्स से बन जाते हैं। राइट बाइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट मीन्स टू ड्रॉ परपेंडिकुलर विच पासेस थ्रू द मिड पॉइंट। राइट भी हो और बाइसेक्टर, राइट को आपको पता है कि परपेंडिकुलर यानी 90 का एंगल बना रहे हैं, और बाइसेक्शन में बिल्कुल दरमियान से यानी मिड पॉइंट से कट कर रहे हैं। उसके बाद ये भी ट्रू हो गया। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट इज नॉट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। ये हमने थ्योरम में पढ़ा है। थ्योरम की ये स्टेटमेंट थी कि कोई भी पॉइंट अगर राइट बाइसेक्टर के ऊपर ड्रा किया जाता है किसी लाइन के, तो वो इक्विडिस्टेंस होता है उन दोनों पॉइंट से, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट, तो इसका मतलब ये क्रॉस हो गया। एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। ये उसकी यूनिट है ना ये वाला, तो यहाँ पे भी ये ठीक हो गया। उसके बाद द राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। राइट बाइसेक्टर क्या होते हैं किसी भी ट्राइंगल के? अगर हम ये ट्राइंगल एक बनाते हैं तो राइट बाइसेक्टर इसके क्या होते हैं कि ये इस तरह से मिड पॉइंट से भी और दरमियान से भी कट कर रहे हो, तो ये तीनों साइड्स के जो हैं वो कॉन्करेंट होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि ये कॉन्करेंट ना हो। यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट कॉन्करेंट, तो ये गलत है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। इसी तरह जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं वो भी कॉन्करेंट होते हैं। ठीक है, यानी एक पॉइंट पर मीट करते हैं। एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज नॉट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। अब यहाँ पे भी ये भी स्टेटमेंट है थ्योरम की, इसके मुताबिक कोई भी पॉइंट जो कि बाइसेक्टर पे हो किसी एंगल के, वो इक्विडिस्टेंस होता है उसके आर्म से, जो दोनों आर्म्स होती हैं एंगल की। तो ये नॉट लिखा हुआ, ये भी गलत हो गया। एनी पॉइंट इन साइड एन एंगल, एंगल के अंदर कोई पॉइंट अगर लिया जाए इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म, और वो उसकी दोनों आर्म्स से अगर एक जैसे डिस्टेंस पे हो, इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट, तो वो उसके बाइसेक्टर पे लाई करता है। ये इसके उलट हो गया। ठीक है, ये भी ट्रू हो गया। उसके बाद हम आते हैं जी 13 में देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। तो इसमें आप देखें 13 यूनिट में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर। जो एंगल बड़े एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो बड़ी होती है। इसी तरह बड़ी साइड के जो सामने वाला एंगल होता है वो बड़ा होता है, छोटी साइड के सामने वाला जो अपोजिट एंगल होता है वो छोटा है। तो ये ठीक हो गया। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ग्रेटर एंगल इज ऑफ 60 डिग्री। राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 का होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो बड़ा एंगल है वो 60 का है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, 90 का बड़ा होता है ना। उसके बाद इन एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल एन एंगल अदर देन राइट एंगल और ईच ऑफ 45। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल में आपको पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होती है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। जब दो साइड्स इक्वल होंगी, दो एंगल भी इक्वल होंगे, तो राइट एंगल मतलब एक तो 90 का हो गया, तो दूसरे दो कितने हो गए होंगे? आपको पता होना चाहिए कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। अगर एक 90 का है तो दूसरे दोनों 45 के होंगे, तो 90 का बनेगा ना, क्योंकि आपने अभी कहा कि आइसोसेलेस जो ट्राइंगल होती है उसके दो एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अ ट्राइंगल हैविंग टू कॉन्ग्रुएंट साइड इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, जबकि ये तो आइसोसेलेस होती है, ये क्रॉस हो गया। अ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। परपेंडिकुलर किसी भी पॉइंट का किसी लाइन से वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, सबसे कम वाला डिस्टेंस। ये ठीक है। परपेंडिकुलर टू लाइन फॉर्म एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है। अ पॉइंट आउटसाइड द लाइन इज कोलिनियर विद इट। तो ये हम एक लाइन लेते हैं, इसके साथ ये हमने पॉइंट आउटसाइड द लाइन, लाइन के आउटसाइड है, तो ये इसलिए कोलिनियर तो नहीं हो सकता। कोलिनियर तो हम कहते हैं एक ही लाइन पे होते हैं। क्रॉस हो गया। सम ऑफ टू साइड ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड। दो साइड्स की एंगल का अगर सम, दो साइड्स का अगर हम सम लेते हैं तो वो तीसरी वाली से जाहिर सी बात है, उन दो का सम और तीसरी एक, तो वो तो ग्रेटर ही होगा ना। उसके बाद है द डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट ऑन इट इज 0। अगर एक लाइन है, ये लाइन है, इसके ऊपर ये पॉइंट है, तो इस लाइन का इस पॉइंट से अब डिस्टेंस तो जाहिर सी बात है 0 ही होगा ना। वो तो यहाँ पे अब ये पॉइंट गया तो ये इसका डिस्टेंस हो गया। ये डिस्टेंस हो सकता है आउटसाइड द लाइन का, लेकिन इस लाइन के ऊपर अगर कोई पॉइंट हो तो उसका कोई डिस्टेंस नहीं होता, 0 होता है। ट्राइंगल कैन बी फॉर्म्ड ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर।
एक अगर लेंथ 2 सेंटीमीटर हो, एक 3 सेंटीमीटर हो, तो एक 5 सेंटीमीटर इस तरह ट्रायंगल बन सकती है क्या? नहीं, इस तरह से ट्रायंगल नहीं बन सकती। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जी 14 यूनिट। 14 में देखें जी ट्रू फॉल्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स? कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल आर ऑफ सेम साइज एंड शेप। 2 या 3 जितने भी ट्राइंगल्स हों, उनके कॉन्ग्रेंट होने का मतलब ये है कि उनके साइज और शेप सेम होगी। जाहिर सी बात है, उसके एंगल भी सेम होंगे, उसकी साइड्स भी एक जैसी होंगी, तो उनका साइज और शेप दोनों एक जैसे होंगे। सिमिलर ट्राइंगल आर ऑफ सेम शेप बट डिफरेंट साइज। सिमिलर का मतलब कि एक जैसी दिखाई देने वाली। अब एक जैसी दिखाई देने वाली हो, छोटी बड़ी हो सकती हैं, लेकिन होती है एक जैसी, शेप उनकी एक जैसी होती है। ये ठीक हो गया। सिंबल यूज फॉर कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट के लिए ये वाला सिंबल यूज होता है, तो यही सिंबल, हाँ जी, ये कॉन्ग्रेंट के लिए यही सिंबल यूज होता है, ये ट्रू है, ठीक है ये। उसके बाद है सिंबल यूज फॉर सिमिलरिटी। सिमिलरिटी के लिए ये वाला सिंबल, तो ये भी ठीक है, ये वाला ही सिंबल यूज होता है इसमें। कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर, जो एक जैसी ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट, वो सिमिलर, जाहिर बात है सेम तो होंगी ना, ठीक है। सिमिलर ट्राइंगल और कॉन्ग्रेंट, सिमिलर ट्राइंगल ज़रूरी नहीं है कॉन्ग्रेंट हो, क्योंकि उनकी साइड्स क्या पता एक जैसी ना हो। अ लाइन सेगमेंट हैज़ ओनली 1 मिड पॉइंट। एक लाइन सेगमेंट का एक लाइन सेगमेंट अगर हम ड्रा करें तो उसका एक ही मिड पॉइंट होगा ना, एक से ज़्यादा, तो सेंटर पॉइंट तो एक ही होगा। ओनली वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ, ये देखें, ये 2 पॉइंट सामने लिए, तो 2 पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ, जाहिर बात है एक ही लाइन बनाई जा सकती है ना। अगर हम इस तरह से लाइन बनाएं तो वो तो एक पॉइंट से बनेंगी। प्रपोर्शन इज नॉन इक्वलिटी ऑफ 2 रेशोज। नॉन इक्वलिटी नहीं, इक्वलिटी होती है, इक्वल होते हैं प्रोपोर्शन में 2 रेशोज, तो ये गलत है। रेशो एज नो यूनिट, हाँ जी वाकई रेशो का यूनिट नहीं होता, क्योंकि रेशो की यूनिट, रेशो में दोनों चीज़ें डिवाइड हो रही होती है ना। अब लेट्स सपोज कि हम किलोमीटर में एक डिस्टेंस ले रहे हैं और डिवाइड में भी किलोमीटर में डिस्टेंस ले रहे हैं, वो दोनों यूनिट तो उसके ख़त्म हो गया ना, यूनिट कोई नहीं रहेगा, ठीक है। ये सही हो गया, ये ठीक है। उसके बाद हम 15 यूनिट पे आते हैं। 15 यूनिट में देखें जी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स? इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ग्रेटर एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि बड़े वाला एंगल 90 होता है, बाकी दोनों फिर से इस बात है 90 के सम की इक्वल, तो तब टोटल 180 बनता है। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल इज ऑफ 60 डिग्री। हाँ जी 90 डिग्री का होता है ना, वो तो गलत है। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज इज अ साइड अपोजिट टू राइट एंगल। राइट एंगल की अपोजिट साइड होती है ना हाइपोटेन्यूज, ये बिल्कुल ठीक है। ये देखें, ये इस तरह से राइट एंगल ट्राइंगल हम क्या होता है कि एक 90 का एंगल होता है ना, तो ये देखें ये 90 का एंगल हो गया, तो ये जो एंगल के अपोजिट साइड ये वाली ये बनती है ना, इसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में यही होता है। इन ए बी सी, इफ़ ए बी सी आर साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल विद सी एज लॉन्गर साइड, अगर सी बड़ी वाली साइड है तो हम इसमें क्या कहते हैं, सी बड़ी वाली साइड, और बड़ी वाली साइड आपको पता है हमेशा हाइपोटेन्यूज ही होती है, तो सी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ये जो पैथागोरस थ्योरम है, ये उसकी बात हो रही है। उसके बाद है इफ़ 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर आर 2 साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अगर 3 और 4 दो राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं, तो हाइपोटेन्यूज जो है वो क्या होगा? देखिए हाइपोटेन्यूज के लिए आपको पैथागोरस थ्योरम पता है, ये होता है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर बाकी दोनों साइड, हमें लॉन्गर साइड अभी नहीं पता, एक 3 है, 3 का स्क्वायर हो गया, और दूसरा 4 का स्क्वायर, तो ये देखें जी 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो ये 25 हो गया। ये सी स्क्वायर है, अगर हम सी लें स्क्वायर रूट ले लें 25 का, तो वो 5 आता है, तो ये देखें हाइपोटेन्यूज जो है वो 5 आ गया। उसके बाद है इफ हाइपोटेन्यूज ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल इज स्क्वायर रूट 2 देन ईच ऑफ अदर साइड इज ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर। ये देखें यहाँ पे अब आइसोसेलेस ट्राइंगल की 2 साइड्स इक्वल होती हैं, और आपको पता है हाइपोटेन्यूज तो होता ही बड़ा है, तो इसका मतलब है ये 2 साइड्स हम कहते हैं ये इक्वल हैं, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, और ये स्क्वायर रूट 2 है, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूज आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखें इन्होंने कहा है कि इन दोनों की लेंथ 2 होगी। देखें जी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट्स कैंसिल हुआ, ये देखें ये 2x स्क्वायर बन जाता है, तो 2 इक्वल टू 2/2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x इक्वल टू 1, स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ, तो x इक्वल टू 1 बनता है, तो इसका मतलब है यहाँ पे तो 1 बनाना चाहिए, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे 2 आता है, तो ये गलत है। उसके बाद नेक्स्ट है जी 16 यूनिट। 16 में देखते हैं जी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स? एरिया ऑफ अ फिगर मीन्स रीजन एनक्लोज्ड बाय बाउंड्री लाइंस ऑफ क्लोज फिगर। ये मैंने उस दिन आपको थ्योरम में भी ये बात बताई थी,
ठीक है, कि उसमें बाउंडिंग लाइंस शामिल होते हुए जो उसके अंदर का टोटल रीजन होता है उसको हम एरिया कहते हैं। सिमिलर फिगर्स हैव सेम एरिया, एक जैसी नज़र आने वाली फिगर्स उनका एरिया ज़रूरी नहीं है सेम हो। एक जैसी नज़र आने वाली में साइड्स छोटी बड़ी हो सकती हैं, ये है कि दिखाई एक जैसी देती हैं। कॉन्ग्रेंट फिगर हैव सेम एरिया, हाँ जो कॉन्ग्रेंट फिगर्स होती हैं जो एक जैसी होती हैं उनका एरिया भी सेम होगा। अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू टू नॉन कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, नहीं जी अभी हमने पहले भी पढ़ा है कि जो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम को वो उसको दो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स में कन्वर्ट कर देता है, यानी दो इक्वल ट्राइंगल बनती है, जबकि यहाँ पे नॉन कॉन्ग्रेंट लिखा हुआ है तो ये गलत हो गया। अल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल मीन परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड यानी बेस। ये देखें किसी भी ट्राइंगल का अगर आप लेते हैं अल्टीट्यूड, तो अल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, ये देखें हम अगर इसको ये ट्राइंगल है तो इसमें हम ये अल्टीट्यूड का मतलब होता है कि परपेंडिकुलर ना जो हाइट होती है। तो ये देखें ये इन दोनों साइड्स का यहाँ पे लिया अल्टीट्यूड, तो ये तीसरी जो साइड है इसके जो अपोजिट साइड से उसमें से आएगा, ये वर्टेक्स है ना, ये वर्टेक्स से ये आ रहा है। उसके बाद एरिया पैरेललोग्राम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट, जी बिल्कुल बेस और हाइट दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास एरिया पैरेललोग्राम आता है। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है जी 17 में देखें जी फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। द साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल अपोजिट टू 90, अभी हमने पढ़ा है कि 90 से अपोजिट जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अ वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड, ये अपोजिट साइड्स थी, इससे ये अगर वर्टेक्स की लाइन मिले तो इसको हम मीडियन कहते हैं, मिड पॉइंट की यानी मिड पॉइंट में आता है ना, मीडियन होता है उसको। अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल विच इज़ परपेंडिकुलर टू इट्स अपोजिट साइड इज कॉल्ड अल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल, ये जो अल्टीट्यूड अभी मैंने आपको बताया है। द बाइसेक्टर ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर कनकरेंट, जो 3 एंगल बाइसेक्टर होते हैं, जिस तरह पहले भी मैंने आपको बता चुकी हैं अभी पिछले यूनिट्स में कि तीनों एंगल्स के जो बाइसेक्टर होते हैं जो इनको बिल्कुल मिड से कट करते हैं, वो जो लाइन होती है वो एक ही जगह पे जाकर मिलती है, वो कनकरेंट होता है। The point of concurrency of right bisector of the 3 side of triangle is dash from its vertices. Point of concurrency जो होता है राइट बाइसेक्टर का या एंगल बाइसेक्टर जो होते हैं उनका तीनों साइड्स का, तो वो इक्व डिस्टेंस यानी वर्टिसेस से सेम डिस्टेंस पे होता है। 2 or more triangle are said to be similar if they are equiangular and measure of their corresponding sides are proportional. 2 या 2 से ज़्यादा जो ट्राइंगल्स होती हैं वो सिमिलर यानी सेम नज़र आती हैं अगर एक तो उनके एंगल सेम हो, एंगल इक्वल होना ज़रूरी है, साइड्स जो हैं उनमें प्रोपोर्शनलिटी होती है यानी रेशो होती है ख़ास। उसके बाद है उनकी रेशोज इक्वल होती है ना। द अल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल और कनकरेंट एट द डैश ऑफ राइट एंगल, वर्टेक्स जो कोना होता है ना राइट एंगल का उस पर। उसके बाद है जी एमसीक्यूज हैं इसमें। अ ट्राइंगल हैविंग 2 साइड कॉन्ग्रेंट इज कॉल्ड, अभी पीछे हम पढ़ चुके हैं कि 2 साइड जिसमें कॉन्ग्रेंट होती है उसको हम आइसोसेलेस कहते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग ईच एंगल इक्वल टू 90, क्वाड्रिलेटरल 4 साइडेड क्लोज फिगर होती है ना, तो उसके अगर हर एंगल 90 डिग्री का हो तो वो फिर एक रेक्टेंगल बन जाती है। उसके बाद यानी इन तीनों के अब में से देखें ना तो फिर वो रेक्टेंगल, वैसे स्क्वायर भी होती है लेकिन इसमें स्क्वायर वाला ऑप्शन तो है नहीं ना, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो उन दोनों में 90 का एंगल होता है। राइट बाइसेक्टर ऑफ 3 साइड ऑफ ट्राइंगल और कनकरेंट, जो राइट बाइसेक्टर होते हैं तीनों साइड्स के वो भी कनकरेंट होते हैं जिस तरह एंगल के कनकरेंट होते हैं। द डैश ऑफ अल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल और कॉन्ग्रेंट, 2 अल्टीट्यूड जो है ना वो आइसोसेलेस ट्राइंगल के वो कॉन्ग्रेंट होते हैं। अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट इज ऑन इट्स राइट बाइसेक्टर। हम ये स्टेटमेंट थ्योरम की स्टेटमेंट में हमने ये चीज़ पढ़ी है। डैश कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल कैन बी मेड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल, जो साइड्स ट्राइंगल की साइड्स हैं उनके मिड पॉइंट से हम कितनी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स बना सकते हैं, 4। उसके बाद द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डैश ईच अदर बाइसेक्ट मतलब बिल्कुल हाफ से कट करते हैं। द मीडियन ऑफ ट्राइंगल कट ईच अदर इन द रेशो 2:1, ठीक हो गया। उसके बाद है 1 एंगल ऑन द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 30 डिग्री, व्हाट इज द मेजर ऑफ इट्स वर्टिकल एंगल। एक अगर 30 है तो दूसरा भी आपको पता है साथ वाला 30 होगा, क्योंकि आइसोसेलेस में 2 तो सेम होते हैं, तो 60 हो गया। 60 में आपको कितना ऐड करें, 180 होना चाहिए, तो 120 इसमें आएगा। इफ़ द 3 अल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल और कॉन्ग्रेंट, अगर तीनों अल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर जो होते हैं ना वो कॉन्ग्रेंट हों तो ट्राइंगल जो है वो इक्विलेटरल होगी, इक्वल साइडेड वाली होगी। उसके बाद इफ़ 2 मीडियन ऑफ ट्राइंगल और कॉन्ग्रेंट,
अगर दो मीडियन कांग्रेंट हो तो वो ट्रायंगल आइसोसेलेस होगी, क्योंकि उसकी दो साइड्स कांग्रेंट होती हैं, उसकी वजह से दोनों मीडियन कांग्रेंट होंगे। ठीक है जी, इसमें यही था। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव जो हैं वो सारे इसमें आ चुके हैं। अब इस वीडियो को आप सही गौर से देखिएगा, इसमें पढ़ें, और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बाकियों के साथ शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।